हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पॉइंट्स, जहां हर वीडियो में हम करते हैं पढ़ाई को आसान और मज़ेदार। आज की इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं IPC और CRPC से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण MCQs, जो आने वाली हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही शानदार कंटेंट हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। प्रश्न 95 में ये पूछा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उद्घोषणा का प्रावधान है। सही विकल्प है सी, धारा 82। दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 82 में फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा का प्रावधान है। ये उद्घोषणा तब जारी की जाती है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी हुआ है वह गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छुपा रहा है। उद्घोषणा में उस व्यक्ति को एक निश्चित समय यानी आमतौर पर 30 दिन के भीतर न्यायालय के सामने हाजिर होने का आदेश दिया जाता है। यदि वह हाजिर नहीं होता तो उसे फरार अपराधी घोषित किया जा सकता है। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 भी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा का प्रावधान करती है, जो CRPC की धारा 82 के समान है। क्या आप जानते हैं CRPC की कौन सी धारा उद्घोषणा से संबंधित है? तो धारा 82। उद्घोषणा कब जारी की जाती है? तो जब व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छुपा रहा हो। उद्घोषणा जारी होने के बाद हाजिर न होने पर क्या होता है? तो उसे फरार अपराधी घोषित किया जा सकता है। नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उद्घोषणा का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 84। प्रश्न 92, निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? विकल्प है ए, मैकनॉटन केस, बी, RV प्रिंस केस, सी, RV डेडले और स्टीफन केस, डी, V गोविंदा। सही उत्तर है ए, मैकनॉटन केस। अस्वस्थ मन का बचाव सिद्धांत मैकनॉटन केस में स्थापित हुआ। यह IPC की धारा 84 का आधार है, जो मानसिक अस्वस्थता के कारण कार्य की प्रकृति न समझने पर अपराध से छूट देती है। यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति को जिम्मेदार न ठहराया जाए। बताइए, अस्वस्थ मन के बचाव का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित हुआ? मैकनॉटन केस। यह सिद्धांत IPC की किस धारा से संबंधित है? धारा 84। धारा 84 का मुख्य बिंदु क्या है? मानसिक अस्वस्थता के कारण कार्य की प्रकृति न समझ पाने पर अपराध नहीं। प्रश्न 93, निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? विकल्प है ए, जयदेव बनाम स्टेट, बी, महबूब शाह बनाम एम्परर, सी, RV बनाम प्रिंस, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, जयदेव बनाम स्टेट। जयदेव बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का वाद IPC के तहत आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये वाद आत्मरक्षा के अधिकार के सिद्धांतों को स्पष्ट करने और यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कब और कितनी हद तक यह अधिकार प्रयोग किया जा सकता है। यह व्यक्ति को अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा की अनुमति देता है। क्या आपको याद है कि इस वाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? जयदेव बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। आत्मरक्षा का अधिकार क्या है? अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा के लिए बल प्रयोग की अनुमति। यह अधिकार किन कानूनी प्रावधानों के तहत आता है? IPC की धारा 96 से 106। प्रश्न 94, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई? विकल्प हैं ए, 1 जनवरी 1973, बी, 1 अक्टूबर 1973, सी, 1 जनवरी 1974, डी, 1 अप्रैल 1974। सही उत्तर है डी, 1 अप्रैल 1974। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई। यह भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जांच, मुकदमा चलाने और दंडित करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इसकी जगह लेने वाली नई BNSS 2023 भी 1 जुलाई 2024 से प्रवृत्त हुई है, जो प्रक्रियात्मक कानूनों को अपडेट करती है। बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से लागू हुई? 1 अप्रैल 1974।
सीआरपीसी का मुख्य कार्य क्या है? आपराधिक मामलों की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। बीएनएसएस कब से लागू हुई है? 1 जुलाई 2024 से। प्रश्न 95। जमानती अपराध कौन से हैं? विकल्प हैं ए दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है, बी सभी सम्मन्स विचारण के प्रकरण, सी सभी असंज्ञा अपराध के प्रकरण, डी सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं। सही उत्तर है ए दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की धारा 2 क में जमानती अपराध वे हैं जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय दिखाए गए हैं या किसी अन्य कानून द्वारा जमानतीय बनाए गए हैं। इनमें अभियुक्त को जमानत का अधिकार होता है। नई बीएनएसएस की धारा 2(1) ग में भी यही परिभाषा है। क्या आप जानते हैं जमानती अपराध कहाँ परिभाषित है? सीआरपीसी की धारा 2 क में। जमानती अपराध कौन से होते हैं? जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाए गए हैं। जमानती अपराधों में अभियुक्त को क्या अधिकार होता है? जमानत का अधिकार। प्रश्न 96। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(c) परिभाषित करती है। विकल्प हैं ए जमानतीय अपराध, बी गैर जमानतीय अपराध, सी संज्ञेय अपराध, डी असंज्ञेय अपराध। सही उत्तर है सी संज्ञेय अपराध। सीआरपीसी की धारा 2(c) में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। ये वे गंभीर अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे अपराधों में पुलिस को तत्काल कार्रवाई का अधिकार होता है। नई बीएनएसएस की धारा 2(1) घ में भी संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है। बताइए, सीआरपीसी की धारा 2(c) किस अपराध को परिभाषित करती है? संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में पुलिस क्या कर सकती है? बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्या पुलिस असंज्ञेय अपराधों में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? नहीं। प्रश्न 97। एक मामला जिसमें उस समय लागू किसी भी कानून के तहत एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है, उसे कहा जाता है। विकल्प हैं सम्मन्स मामला, बी वारंट मामला, सी पहली अनुसूची का मामला, डी संज्ञेय मामला। सही उत्तर है डी संज्ञेय मामला। सीआरपीसी 1973 की धारा 2(c) में संज्ञेय मामला वह होता है जिसमें पुलिस अधिकारी संहिता की प्रथम अनुसूची या किसी अन्य कानून के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे मामले गंभीर होते हैं और पुलिस को तत्काल कार्रवाई का अधिकार देते हैं। नई बीएनएसएस की धारा 2(1)(11) में भी संज्ञेय मामला परिभाषित है। बताइए, किस तरह के मामले में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? संज्ञेय मामला। ये सीआरपीसी की किस धारा में परिभाषित है? धारा 2(c) में। संज्ञेय मामला किस अनुसूची या कानून के तहत आता है? प्रथम अनुसूची या अन्य लागू विधि के तहत। प्रश्न 98। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। विकल्प हैं केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, बी पुलिस अधिकारी द्वारा, सी सत्र न्यायालय द्वारा, डी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। सही उत्तर है डी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। सीआरपीसी की धारा 2(g) में जांच को परिभाषित किया गया है। ये विचारण से अलग ऐसी हर जांच है जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। इसका उद्देश्य अपराध के आरोप की सच्चाई का पता लगाना है। पुलिस अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही अन्वेषण कहलाती है। नई बीएनएसएस की धारा 2(1) क में भी जांच परिभाषित है। क्या आप जानते हैं सीआरपीसी के अंतर्गत जांच किसके द्वारा की जाती है? मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी अपराध के आरोप की सच्चाई का पता लगाना। पुलिस अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही को क्या कहते हैं? अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन। प्रश्न 99। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(घ) या 2(j) में निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? विकल्प हैं ए अन्वेषण, बी दोष, सी जांच, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन। सीआरपीसी की धारा 2(h) में अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन परिभाषित है। अन्वेषण की सभी कार्यवाही पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साक्ष्य या सबूत इकट्ठा करने के लिए की जाती हैं। ये जांच और विचारण से पहले की प्रक्रिया है। नई बीएनएसएस की धारा 2(1) क में भी अन्वेषण परिभाषित है।
बताइए, सीआरपीसी की धारा 2H में क्या परिभाषित है? अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन? अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? साक्ष्य या सबूत इकट्ठा करना। यह कार्रवाई किसके द्वारा की जाती है? पुलिस अधिकारी द्वारा या मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा। प्रश्न 100। असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें ए. पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता, बी. एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है, सी. एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखता है, डी. परिवादी के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है। सही उत्तर है ए. एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। सीआरपीसी 1973 की धारा 2L में असंज्ञेय अपराध परिभाषित है। इसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऐसे मामलों में पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए मैजिस्ट्रेट से वारंट लेना होता है। ये आमतौर पर कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। नई BNSS की धारा 2(1)N में भी असंज्ञेय अपराध परिभाषित हैं। क्या आप जानते हैं असंज्ञेय अपराध में पुलिस क्या नहीं कर सकती? बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये सीआरपीसी की किस धारा में परिभाषित है? धारा 2L में। असंज्ञेय अपराध आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं? कम गंभीर प्रकृति के। प्रश्न 101। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा खाली स्थान, वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। विकल्प है A 10, B 7, C 2, D 3। सही उत्तर है C 2। सीआरपीसी की धारा 2X में वारंट मामला परिभाषित है। ये ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा 2 वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। ये गंभीर प्रकृति के होते हैं और इनकी सुनवाई समन्स मामलों से अधिक विस्तृत होती है। नई BNSS की धारा 2(1)X में भी वारंट मामला परिभाषित है। बताइए, सीआरपीसी की धारा 2X किस प्रकार के मामले को परिभाषित करती है? वारंट मामला। वारंट मामले में किस तरह की सजा का प्रावधान होता है? मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्षों से अधिक का कारावास। क्या वारंट मामले समन्स मामलों से अधिक गंभीर होते हैं? हाँ। प्रश्न 102। एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। विकल्प है A 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का, B 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 10,000 रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का, C 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माने से जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों का, D 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या 1 लाख रुपये से अनधिक जुर्माने का या दोनों का। सही उत्तर है C 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माने से जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों का। सीआरपीसी की धारा 29(1) के अनुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 7 वर्ष से अनधिक कारावास का या असीमित जुर्माने का जो अनुचित न हो या दोनों का दंडादेश दे सकता है। ये मजिस्ट्रेट की अदालतों में सबसे उच्च शक्ति वाला अधिकारी होता है। नई BNSS की धारा 23(1) में भी CJM को यही शक्तियां दी गई हैं। क्या आप जानते हैं सीआरपीसी के तहत CJM कितने वर्ष के कारावास का दंडादेश दे सकता है? 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए। जुर्माने के मामले में उसकी शक्ति कितनी है? किसी भी राशि तक का जुर्माना। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी किस प्रकार का अधिकारी होता है? मजिस्ट्रेट की अदालतों में सबसे उच्च शक्ति वाला अधिकारी। प्रश्न 103। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है? विकल्प हैं A मृत्युदंड, B किसी भी अवधि के लिए कारावास, C ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्ष से अनधिक हो, D ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 2 वर्ष से अनधिक हो। सही उत्तर है C ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्ष से अनधिक हो। सीआरपीसी की धारा 29(2) के अनुसार प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक के कारावास का या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है। नई BNSS की धारा 23(2) के अनुसार ये 3 वर्ष कारावास या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों या खाली स्थान, सामुदायिक सेवा हो सकता है। बताइए, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने वर्ष के कारावास का दंडादेश दे सकता है? 3 वर्षों से अनधिक अवधि के लिए। सीआरपीसी के तहत कितना जुर्माना लगा सकता है? 10,000 रुपये तक। नई BNSS के तहत कितना जुर्माना लगा सकता है? 50,000 रुपये तक।
प्रश्न 104। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है? विकल्प हैं ए 2 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास, बी 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास, सी 6 महीने से अनधिक अवधि के लिए कारावास, डी केवल 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माना। सही उत्तर है बी 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास। सीआरपीसी की धारा 29(3) के अनुसार द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट 1 वर्ष तक के कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का दंडादेश दे सकता है। नई बीएनएसएस की धारा 23(3) के अनुसार ये 1 वर्ष कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों या खाली स्थान हो सकता है। क्या आप जानते हैं द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट कितने वर्ष के कारावास का दंडादेश दे सकता है? 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए सीआरपीसी के तहत कितना जुर्माना लगा सकता है? 5,000 रुपये तक। नई बीएनएसएस के तहत कितना जुर्माना लगा सकता है? 10,000 रुपये तक। प्रश्न 1 से 5। किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा डैश सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति से यथोचित रूप से मांग करने पर प्रत्येक व्यक्ति उन्हें सहायता करने के लिए बाध्य है। विकल्प हैं ए इलाके का दौरा कर रहे किसी भी वीआईपी की सेवा में, बी अवैध रूप से निर्मित किसी भी संपत्ति को नष्ट करने में, सी प्रवासियों को आवास की सुविधा प्रदान करने में, डी शांति भंग की रोकथाम में। सही उत्तर है डी शांति भंग की रोकथाम में। सीआरपीसी की धारा 37 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य है, खासकर शांति भंग की रोकथाम या दमन में, या किसी को गिरफ्तार करने या भागने से रोकने में, या लोक संपत्ति को क्षति से बचाने में। यह नागरिकों का कर्तव्य है। नई बीएनएसएस की धारा 31 में भी यही प्रावधान है। बताइए सीआरपीसी की धारा 37 के अनुसार नागरिक की स्थिति में मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता करने के लिए बाध्य हैं? शांति भंग की रोकथाम में क्या उन्हें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सहायता करनी होती है? हाँ। ये धारा किसका कर्तव्य बताती है? नागरिकों का कर्तव्य। प्रश्न 106। पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा? विकल्प हैं ए जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, बी जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो, सी जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा कारित करता है, डी उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में। सीआरपीसी की धारा 41 उन परिस्थितियों को बताती है जब पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। इनमें शामिल हैं पुलिस की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करना, अपराधी उद्घोषित होना या पुलिस के कर्तव्य में बाधा डालना। ये सभी गंभीर परिस्थितियां हैं जहां तत्काल गिरफ्तारी आवश्यक होती है। नई बीएनएसएस की धारा 35 में भी यही प्रावधान है। क्या आप जानते हैं सीआरपीसी की कौन सी धारा पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति देती है? धारा 41। कोई एक परिस्थिति बताएं जहां पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करना। या क्या ये सभी परिस्थितियां गंभीर मानी जाती हैं? हाँ। प्रश्न 107। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ग के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। विकल्प हैं ए केवल जिला स्तर पर, बी केवल राज्य स्तर पर, सी केवल कमिश्नरी स्तर पर, डी राज्य तथा जिला स्तर पर। सही उत्तर है डी राज्य तथा जिला स्तर पर। सीआरपीसी की धारा 41 ग के तहत राज्य सरकार प्रत्येक जिले में तथा राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। इन नियंत्रण कक्षों में गिरफ्तार व्यक्तियों के अपराध की प्रकृति, गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के नाम जैसे ब्यौरे रखे जाते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। नई बीएनएसएस की धारा 37 में भी यही प्रावधान है। क्या आप जानते हैं सीआरपीसी के धारा 41 ग के तहत पुलिस नियंत्रण कक्ष कहाँ स्थापित होते हैं? राज्य तथा जिला स्तर पर। इन नियंत्रण कक्षों में कौन से ब्यौरे रखे जाते हैं? गिरफ्तार व्यक्तियों के अपराध की प्रकृति, गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के नाम। ये व्यवस्था किस लिए महत्वपूर्ण है? पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है? विकल्प हैं एक धारा 41, बी धारा 45, सी धारा 46, डी धारा 50। सही उत्तर है बी धारा 45।
सीआरपीसी की धारा 45 सशस्त्र या सैन्य बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी प्रावधान करती है। केंद्र सरकार की सहमति के बिना संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी बात के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह सैन्य कर्मियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सुरक्षा देता है। नई बीएनएसएस की धारा 42 में भी यही प्रावधान है। बताइए सीआरपीसी की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा देती है? धारा 45। इस सुरक्षा के लिए किसकी सहमति आवश्यक है? केंद्रीय सरकार की सहमति। ये प्रावधान किस उद्देश्य से है? सैन्य कर्मियों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सुरक्षा देना। प्रश्न 109। निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? विकल्प है ए मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में, बी आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में, सी उक्त दोनों, डी उक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है उक्त दोनों। सीआरपीसी की धारा 46(3) के अनुसार पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से बच रहे व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है यदि वह व्यक्ति मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोगी हो और प्रतिरोध करता हो। यह शक्ति केवल आत्मरक्षा या गिरफ्तारी को रोकने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग की स्थिति में है। नई बीएनएसएस की धारा 43(4) में भी यही प्रावधान है। क्या आप जानते हैं सीआरपीसी की धारा 46(3) के तहत पुलिस कब मृत्यु कारित कर सकती है? जब गिरफ्तार होने से बच रहा व्यक्ति मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोगी हो और प्रतिरोध करता हो। ये अधिकार कब लागू होता है? जब व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रतिरोध करता हो। यह शक्ति किस स्थिति में उपयोग की जा सकती है? आत्मरक्षा या गिरफ्तारी को रोकने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग की स्थिति में। प्रश्न 110। बिना वारंट गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? विकल्प है ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी अपराध की संस्वीकृति तक, डी चोरी की गई वस्तु बता देने तक। सही उत्तर है बी 24 घंटे। सीआरपीसी की धारा 57 के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि 24 घंटे हो सकती है। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं। इसका उद्देश्य व्यक्ति को जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। नई बीएनएसएस की धारा 58 में भी यही प्रावधान है। बताइए, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अधिकतम कितनी देर हिरासत में रख सकती है? 24 घंटे। इस 24 घंटे में क्या यात्रा का समय शामिल होता है? नहीं। इस नियम का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। प्रश्न 111। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है। विकल्प हैं ए उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जिसने वारंट जारी किया, बी सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में, सी राज्य के किसी भी स्थान पर, डी भारत में किसी भी स्थान पर। सही उत्तर है डी भारत में किसी भी स्थान पर। सीआरपीसी 1973 की धारा 77 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक न्यायालय द्वारा जारी किया गया वारंट पूरे देश में वैध होता है और किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा भारत के किसी भी हिस्से में उसका पालन किया जा सकता है। नई बीएनएसएस की धारा 79 में भी यही प्रावधान है। क्या आप जानते हैं सीआरपीसी की धारा 77 के अंतर्गत गिरफ्तारी का वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है? भारत के किसी भी स्थान में। इसका क्या मतलब है? एक न्यायालय द्वारा जारी वारंट पूरे देश में वैध होता है। यह प्रावधान पुलिस की किस शक्ति को बढ़ाता है? अपराधियों को पकड़ने की शक्ति। प्रश्न 111। एक फरार अपराधी यह होता है जो डैश है। विकल्प है ए घर से भागकर छिप गया हो, बी विवेचक को पुष्ट सूचना है कि वह फरार हो गया है, सी पड़ोसियों व उसके साथियों का बयान है कि वो भाग गया है, डी जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो। सही उत्तर है डी
जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो। सीआरपीसी की धारा 82 के अनुसार फरार अपराधी तब होता है जब उसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी की जा चुकी हो और वह उद्घोषणा की अवधि समाप्त होने पर भी हाजिर न हो। यह उद्घोषणा तब जारी होती है जब व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छुपा रहा हो। नई बीएनएसएस की धारा 84 भी यही प्रावधान करती है। क्या आप जानते हैं फरार अपराधी किसे कहा जाता है? जिसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुकी हो। उद्घोषणा कब जारी होती है? जब व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छुपा रहा हो। ये प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है? धारा 82। प्रश्न 113, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का अनुयायी है? विकल्प है ए मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, बी मोहम्मद उमर खान बनाम गुलशन बेगम, सी सुबाना उर्फ सैरा बानू बनाम एएम अब्दुल, डी सिराज मोहम्मद खान बनाम हफीजुनिशा याशन खान। सही उत्तर है ए मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम 1985 सुप्रीम कोर्ट, बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 भरण पोषण सभी धर्मावलंबियों पर एक समान लागू होती है। इस निर्णय ने स्थापित किया कि मुस्लिम महिला भी इसके अंतर्गत भरण पोषण की मांग कर सकती है, जिससे महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिल सके। बताइए किस वाद में सीआरपीसी की धारा 125 को सभी धर्मों पर लागू माना गया? मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। ये वाद किस साल का है? 1985। सीआरपीसी की धारा 125 किससे संबंधित है? भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के प्रावधान से। प्रश्न 114, विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का समादेश कौन दे सकता है? विकल्प है ए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी थानेदार, डी ए अथवा सी। सही उत्तर है डी ए अथवा सी। सीआरपीसी 1973 की धारा 129(1) के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का आदेश कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या उसके अनुपस्थिति में उपनिरीक्षक दे सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये अधिकार नहीं है। ये प्रावधान सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए है। नई बीएनएसएस की धारा 148(1) में भी यही प्रावधान है। क्या आप जानते हैं विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने का आदेश कौन दे सकता है? तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा थानेदार। ये सीआरपीसी की किस धारा में है? तो धारा 129(1) में। क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकता है? नहीं। प्रश्न 115, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दी जा सकती है? विकल्प है ए असंज्ञेय अपराध से, बी केवल संज्ञेय अपराध से, सी असंज्ञेय अथवा संज्ञेय अपराध से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी केवल संज्ञेय अपराध से। सीआरपीसी 1973 की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल संज्ञेय अपराधों के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकती है, मौखिक या लिखित। असंज्ञेय अपराधों के लिए अलग प्रक्रिया यानी धारा 155 होती है। एफआईआर आपराधिक न्याय प्रक्रिया का पहला कदम है। नई बीएनएसएस की धारा 173 में भी एफआईआर केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित है। बताइए सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन एफआईआर किस तरह के अपराधों के लिए दी जाती है? तो केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं? जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्या एफआईआर मौखिक या लिखित दोनों रूपों में दी जा सकती है? हाँ। प्रश्न 116, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दिग्दर्शक वाद है? विकल्प है ए ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, बी मोतीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, सी अब्दुल करीम बनाम कर्नाटक राज्य, डी नीलम कटारा बनाम भारत संघ। सही उत्तर है ए ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद सुप्रीम कोर्ट एफआईआर पर एक महत्वपूर्ण वाद है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य किया कि सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों में पुलिस के लिए एफआईआर रजिस्टर करना अनिवार्य है। यह निर्णय पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
क्या आपको याद है कौन सा वाद एफआईआर पर एक दिग्दर्शक वाद है? तो ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या अनिवार्य किया? संज्ञेय अपराधों में एफआईआर रजिस्टर करना। ये निर्णय पुलिस की किस चीज को बढ़ाता है? जवाबदेही और पारदर्शिता को। प्रश्न 117। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा? विकल्प है ए. थाने का प्रभारी अधिकारी, बी. उप पुलिस अधीक्षक, सी. उप निरीक्षक से नीचे का अधिकारी नहीं, डी. महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। सही उत्तर है डी. महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। सीआरपीसी 1973 की धारा 157 के द्वितीय परंतुक 2008 के संशोधन द्वारा के अनुसार बलात्कार की पीड़िता का कथन उसके निवास पर या इच्छा के स्थान पर और यथासंभव किसी महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा उसकी माता पिता या सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में लेखबद्ध किया जाएगा। यह पीड़िता की गरिमा का सम्मान करता है। नई बीएनएसएस की धारा 176(1) में भी यही प्रावधान है। बताइए, सीआरपीसी के तहत बलात्कार की पीड़िता की सूचना कौन लेखबद्ध करेगा? महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी? यह प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है? धारा 157 द्वितीय परंतुक। इस नियम का उद्देश्य क्या है? पीड़िता की गरिमा और संवेदनशीलता का सम्मान करना। प्रश्न 118। सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने की सबसे लंबी अवधि है? विकल्प है ए. 15 दिन, बी. 14 दिन, सी. 30 दिन, डी. 45 दिन। सही उत्तर है ए. 15 दिन। सीआरपीसी की धारा 167 के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट आरोपी को पुलिस हिरासत में 15 दिन से अधिक के लिए नहीं भेज सकता है। ये पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि है। इसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। ये नियम जांच के दौरान आरोपी के अधिकारों की रक्षा करता है। नई बीएनएसएस की धारा 187 में भी यही प्रावधान है। जरा सोचो, सीआरपीसी की किस धारा के तहत आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा जाता है? तो धारा 167। पुलिस हिरासत में रखने की सबसे लंबी अवधि कितनी है? तो 15 दिन। 15 दिन के बाद आरोपी को कहां भेजा जा सकता है? तो न्यायिक हिरासत में। प्रश्न 119। यूपीएसआई रैंकर परीक्षा 2011 कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? विकल्प है ए. 15 वर्ष, बी. 25 वर्ष, सी. 19 वर्ष, डी. 21 वर्ष। सही उत्तर है ए. 15 वर्ष। सीआरपीसी की धारा 160 के अनुसार यदि कोई पुरुष या स्त्री जो 15 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक आयु का है या कोई मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति साक्षी है तो विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर ही किया जाएगा। ये प्रावधान कमजोर गवाहों की सुविधा और सुरक्षा के लिए है। नई बीएनएसएस की धारा 179 में भी यही प्रावधान है, पर थाने पर सहमति से हाजिर होने की छूट है। क्या आप जानते हैं सीआरपीसी की धारा 160 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के बालक बालिका का कथन निवास स्थान पर होना चाहिए? 15 वर्ष। ये नियम किन अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होता है? 65 वर्ष से अधिक या निःशक्त व्यक्ति पर। इस प्रावधान का उद्देश्य क्या है? कमजोर गवाहों की सुविधा और सुरक्षा। प्रश्न 120। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है? विकल्प है ए. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, बी. उच्च न्यायालय के समक्ष, सी. सत्र न्यायालय के समक्ष या डी. बी और सी दोनों के समक्ष। सही उत्तर है डी. बी और सी दोनों के समक्ष। सीआरपीसी की धारा 438 में अग्रिम जमानत का प्राविधान है। ये अजमानतीय अपराध के लिए गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत लेने का उपबंध है। अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय का है। ये अधिकार अभियुक्त को गिरफ्तारी की आशंका से बचाता है। नई बीएनएसएस की धारा 482 में भी यही प्राविधान है, पर कुछ गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं दिए जाने का नया खंड जोड़ा गया है। बताइए, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है? उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के समक्ष। ये सीआरपीसी की किस धारा में है? धारा 438। अग्रिम जमानत का उद्देश्य क्या है? गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाना।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम थोड़े से मोटिवेट रहें और आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।